हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट होता है आपका, जिसके आपके यूपी टेट में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई हिंदी के। तो उन 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। हूबहू आपको ये प्रैक्टिस सेट वैसा ही मिलेगा जैसा आपका परीक्षा में पूछा जाता है, और जिस तरह के जिस लेवल के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसी लेवल का यहाँ पर सीखने को मिलेगा आपको, ताकि आप यूपी टेट परीक्षा में आपको बहुत ही हेल्प मिले इस क्लास से। तो चलिए भाई, आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? अब क्या पूछा है यहाँ पर? महाप्राण पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है, व्यंजन है जो महाप्राण होगा। ऑप्शन आपका ए कै, बी गै, सी डै या डी ठै। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी महाप्राण होते क्या हैं। तो देखिए, महाप्राण होते हैं आपके जो 5 वर्ग होते हैं आपके कै, चै, टै, तै और पै। जो आपके 5 वर्ग होते हैं जिनको आप स्पर्शीय व्यंजन भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। वही पांचों में 5-5 आपके वर्ण होते हैं, कै में भी 5 होते हैं, सभी में 5 होते हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है स्पर्शीय व्यंजनों की या वर्गीय व्यंजनों की? 25 होती है। ये भी पूछा जाता है कि स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं? भाई 25 होते हैं, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और पांचों में 5-5 व्यंजन होते हैं। अब देखिए, आप आते हैं अपने टॉपिक पर कि महाप्राण होता क्या है। तो देखिए, महाप्राण जो होता है, महाप्राण आपका प्रत्येक वर्ग का, देखिए 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण दूसरे नंबर का, भाई क्या के बाद क्या आएगा? क्या आएगा जैसे। और चौथा वर्ण कौन सा? दूसरा वर्ण और चौथे नंबर का वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का, वो होता है आपका महाप्राण। क्या होता है दोस्तों? महाप्राण होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे या चौथे नंबर पर कौन सा वर्ण आ रहा है? तो वो आ रहा है आपका ठै। ठै ठठेरा। देखिए, ठै टमाटर के बाद आता है क्या? ठै ठठेरा। क्या किसके कितने नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा भी महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का, वो होता है आपका महाप्राण। और बाकी जो बचे पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण बचे वो आपके होते हैं अल्पप्राण, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? अब भाई प्रश्नवाचक चिन्ह होता क्या है, वो उसकी पहचान करनी है, उसका बताना है कौन सा होगा भाई। ऑप्शन आपका ए, बी, सी और डी आपके पास यहाँ पर ये चिन्ह लगे हुए हैं भाई। तो इनको बताना है इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा। तो देखिए, सभी को पता होगा भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है आपका, ऐसे करते हैं और यहाँ नीचे बिंदी रखी होती है, यानी आप जैसे प्रश्न पूछा ना, इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, या तुम कहाँ जा रहे हो। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, तो उसके अंत में जो वाक्य पूरा करते हैं, उसके अंत में आपका ये जो साइन होता है, चिन्ह होता है, ये लगाया जाता है। तो यही होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। चलिए भी आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपका ए परीक्षा, बी परीक्षा, सी परीक्षा या डी परीक्षा। तो देखिए, कुल मिलाकर के यहाँ पर वर्तनी किसकी है बतानी है? परीक्षा। आपको समझ आया होगा भाई देख के, किसकी वर्तनी बतानी है? परीक्षा। जो परीक्षा शब्द होता है उसकी यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बतानी है। यहाँ पर 4 अलग अलग वर्तनी लिखी हुई है, इनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत हैं, तो वो सही छांटनी है। तो सही वर्तनी जो है आपकी परीक्षा की, वो है ऑप्शन नंबर सी में। क्या भाई? परीक्षा। परी बड़ी ई की मात्रा होती है भाई इसमें, परीक्षा। ये वर्तनी जो है यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? भाई संधि जो होती है आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की होती है, उसके फिर अलग अलग भेद होते हैं। तो यहाँ पर जो स्वर संधि है उसका भेद पूछा है कि स्वर संधि का यहाँ पर भेद कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दीर्घ, बी अनादि, सी गुण या डी वृद्धि। तो देखिए, स्वर संधि का यहाँ पर भेद जो नहीं है वो नहीं है अनादि संधि। अनादि नहीं भाई, अयादि होता है ना, वो अयादि संधि होती है, जना की अनादि होती है। दीर्घ संधि भी होती है, गुण संधि भी होती है, आपकी वृद्धि संधि भी होती है, और अयादि भी होती है, और एक होती है आपकी यण संधि, ठीक है। तो ये आपका जो अनादि है, अनादि संधि का कोई भी लेना देना नहीं है। अनादि जो संधि कोई भी ऐसी संधि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो देव महान है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया भाई, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? भाई जो ये वाक्य लिखा हुआ है कि देव जो महान है, ये इसको बताना है कि ये वाक्य जो किस समास का उदाहरण है इसमें। ऑप्शन ए अव्ययभाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि या डी तत्पुरुष।
तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देव जो महान है, क्या विशेष्य और विशेषता का बोध हो रहा है भाई यहाँ पर, क्या देवता जो है वो कैसे हैं, महान है भाई, देव कैसा है, महान है। क्या विशेषता बताई जा रही है, देव की विशेषता बताई जा रही है कि देव महान है। यहाँ पर विशेष्य और विशेषण का बोध हो रहा है, तो जहाँ पर भी आपको विशेष्य विशेषण का बोध हो वहाँ आपका कौन सा समास होता है भाई, वहाँ होता है आपका कर्मधारय समास। कौन सा होता है दोस्तों, वहाँ होता है आपका कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। और अव्ययभाव क्या होता है, जहाँ पर आपको उपसर्ग लगे मिल जाए, है ना। बहुव्रीहि क्या है, किसी तीसरे का अर्थ दे। तत्पुरुष क्या है, जहाँ पर आपके कारक चिन्ह या परसर्ग जो होते हैं उनका लोप मिल जाए, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय जहाँ पर विशेष्य और विशेषण का बोध होता है वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए नहीं, और ध्यान देना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। आपको कब पता लगा आपने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा कौन सा शब्द तत्सम और लगा दिया अग्नि, बाकी आगे पढ़ा ही नहीं, है ना, गोला भर दिया। बाद में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा भाई फिर गोला भर दिया, फिर कुछ नहीं हो सकता, गलत हो गया वो। तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि पूछा क्या है। देखिए ऑप्शन आपका ए अग्नि, बी चतुर्दश, सी वत्स, या डी फूल। तो देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम अग्नि तत्सम शब्द है, चतुर्दश तत्सम शब्द है, वत्स तत्सम शब्द है, जबकि फूल जो है ये आपका तद्भव शब्द है। ये कौन सा है भाई, ये तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम होगा पुष्प। क्या फूल का क्या तत्सम होता है भाई, फूल का आपका तत्सम होता है पुष्प। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है। जो अग्नि शब्द है इसका विलोम बताना है। ऑप्शन ए वायु, बी घृत, सी तेल, या डी जल। तो देखिए अग्नि मतलब आग, तो अग्नि का जो विलोम होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जल। क्या होगा भाई, जल। अब ऐसा है भाई, यहाँ पर अगर पानी होता किसी ऑप्शन में तो आप पानी नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, ये अग्नि क्या है, कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। तो आपको जो विलोम बताने होते हैं, विलोम या पर्यायवाची जो भी बताने, विलोम जो बताने होते हैं, वो अगर तत्सम से पूछा है तो तत्सम में ही बताना है। अग्नि तत्सम शब्द है तो जल भी तत्सम है ना, तो इसका तत्सम ही होगा, तत्सम शब्द ही बताना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगर अगर यहाँ आग लिखा होता तो यहाँ विलोम होता है इसका पानी। आग का क्या होता, पानी, तो तद्भव तद्भव हो जाते हैं। यहाँ पर तत्सम का तत्सम शब्द ही बताना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कमलासन, बी चतुरानन, सी चतुर्मुख, या डी चतुर्भुज। तो देखिए भाई जो ब्रह्मा है उनके पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से, वो नहीं है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। चतुर्भुज आपका भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है भाई, है ना। तो कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख ये आपके होते हैं ब्रह्मा के पर्यायवाची, जबकि चतुर्भुज जो है वो इनका पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। भाई जो कम खर्च करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द में क्या बोला जाता है। ऑप्शन आपके ए अव्ययी, बी मितव्ययी, सी सदव्ययी, या डी कृपण। तो देखिए उसको बोला जाता है आपका मितव्ययी। क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है मितव्ययी, यानी मित मतलब कम और व्यय मतलब खर्च करने वाला। तो कम खर्च करने वाले को बोलते हैं आप मितव्ययी। क्या बोलते हैं दोस्तों, वो बोला जाता है आपका मितव्ययी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरु है। भाई जो भीरु शब्द है इसका समानार्थी कौन सा होगा। ऑप्शन आपके ए वीर, बी कायर, सी विजय, या डी पुरुष। तो देखिए इसमें से किसका समानार्थी है। भीरु क्या होता है, भीरु बोलते हैं कायर लोग को, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, उनको बोला जाता है भीरु। तो यहाँ पर क्या है हमारा कायर, जो कायर शब्द है ये आपका भीरु का समानार्थी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होता है। तो भीरु का मतलब होता है आपका कायर या डरपोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। भाई दिन और दीन यहाँ पर एक शब्द युग्म दिया है, तो इसका सही अर्थ बताना है कि दिन का अर्थ क्या है और दीन का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन आपका ए दिवस गरीब, बी गरीब दिवस, सी सुबह गरीब, या डी दोपहर गरीब। तो देखिए दिन मतलब तो भाई दिवस, सीधी सी बात है, दिन क्या दिवस, दिवस। और दीन मतलब होता है आपका क्या होता है भाई गरीब। दीन मतलब होता है गरीब, जब बोलते हैं ना दीनहीन, तो दीन मतलब गरीब होता है और दिन मतलब दिवस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई दिवस और दीन मतलब गरीब। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भाई मुहावरा यहाँ पर आंखें चार होना, इसका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए घूरना, बी लज्जित होना, सी आकर्षित होना, या डी आमने सामने होना।
तो देखिए आंखें चार होना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है आमने सामने होना। क्या होना भाई? आमने सामने हो जाना। आमने सामने एक तरह से जो लड़ाई वगैरह झगड़ा होता है ना, जो आमने सामने होकर भी टकराव हुआ, तो उसको बोलते हैं आंखें चार होना, मतलब आमने सामने होना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो लोकोक्ति है भाई कि जितने मुंह उतनी बातें, आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा बोलते हुए लोगों को कि अरे भाई जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। तो ये लोकोक्ति जो है कि जितने मुंह उतनी बातें, इसका अर्थ बताना है आपको, क्या होगा? ऑप्शन ए मुंह ज्यादा होना, बी मुंह के अनुसार बातें, सी एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, या डी ज्यादा बातें करना। तो देखिए भाई जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, यानी कि जितने लोगों से आप पूछेंगे उतने आप लोग जो है अपने अपने विचार रखेंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे। तो जितने मुंह उतनी बातें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, सही बात है भाई। आप चार लोगों से पूछेंगे, चारों अलग अलग जवाब, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ करेगा। तो जितने मुंह मतलब भाई लोगों से पूछ रहे हैं तो मुंह से बोलेगा वो, तो जितने मुंह उतनी बातें बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? भाई जो तेजाब शब्द होता है इसमें कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, या डी समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए तेजाब होता क्या है भाई? तेजाब एक तरह से लिक्विड होता है भाई। तेजाब क्या होता है? लिक्विड होता है, और उसको मापा तोला भी जाता है भाई। 1 लीटर 2 लीटर मापा जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल मापा जाता है। और लिक्विड भी होता है, वो द्रव रूप में भी होता है। तो जो आपका जिसको मापा तोला जा सके और आपका जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं आपके? कौन सी संज्ञा होती है उनमें? उनमें होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी होती है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। दर्जी का स्त्रीलिंग है। जो दर्जी शब्द है इसका स्त्रीलिंग बताना है कि भाई दर्जी का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऑप्शन ए दर्जीन, बी दर्जिन, सी दर्जिनी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों देखिए दर्जी शब्द जो होता है उसका स्त्रीलिंग होता है आपका दर्जिन। कौन सा होता है भाई? दर्जिन। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है भाई ये छोटी की मात्रा वाला दर्जिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है, दर्जिन इसका स्त्रीलिंग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। भाई जो इन शब्द जो शब्द लिखे हुए हैं चार, इनमें से ये बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो केवल एक वचन है। ऑप्शन ए प्राण, बी दर्शन, सी ओट, या डी तेल। तो देखिए प्राण क्या है भाई? प्राण शब्द क्या होता है? प्राण शब्द आपका बहुवचन में रूप में प्रयोग होता है। जैसे उसके प्राण पखेरु हो गए, उसने प्राण छोड़ दिया, उसके प्राण बहुत कीमती थे, है ना। तो प्राण क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन वैसे ही कि भाई आज हमने दर्शन किए, ऐसा तो नहीं दर्शन किया, दर्शन किए ही बोला जाता है। तो दर्शन किए, दर्शन भी आपका बहुवचन शब्द होता है। होठ, होठ भी आपके बहुवचन होते हैं। होठ मतलब दोनों की बात होती है होठ। तो जबकि तेल जो शब्द है यहाँ पर ये एक वचन होता है। तेल जो शब्द है ये यहाँ पर एक वचन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एक वचन है, बाकी के आपके बहुवचन थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। लव कुसका भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? भाई लव कुसका भाई है जो ये वाक्य है, इसमें कारक बताना है कि कौन सा कारक होगा। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी अधिकरण कारक, सी संबंध कारक, या डी अपादान कारक। तो देखिए कारक पहचानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए भी कारक चिन्ह कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें। परसर्ग जो बोलते हैं, परसर्ग कौन सा प्रयोग हुआ है इसमें। तो इसमें क्या हुआ है भाई? का। देखिए क्या हुआ है? लवकुश का। किसका है भाई? लवकुश का भाई, है ना। का परसर्ग आया, और का की के आपके कौन से कारक में होते हैं भाई? का की के किसके कौन से कारक में होते हैं? वो होते हैं आपके संबंध कारक में, यानी वो संबंध बताते हैं। किसमें बताते हैं भाई? लव कुश का भाई है तो संबंधी बताया ना। लव और कुश में संबंध बताया गया कि लव कुश का भाई है तो संबंधी बताया। और का की के जो आ गया परसर्ग आपका कारक चिन्ह आ गया, तो ये हो गया आपका संबंधवाचक कारक। ठीक है भाई, संबंध कारक, सॉरी संबंधवाचक नहीं, संबंध कारक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? भाई जो नीली साड़ी शब्द है इसमें विशेषण बताना है आपको। ऑप्शन है आपका ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक, या डी सार्वनामिक। तो देखिए विशेषण शब्द होता क्या है भाई? विशेषण शब्द वो शब्द होता है जो किसी शब्द की विशेषता बताए, किसी चीज की विशेषता बताए भाई, वो विशेषण होता है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? साड़ी की। भाई क्या साड़ी कैसी है?
नीली है। साड़ी कैसी है भाई? नीली है। तो किसकी विशेषता बताएगी? साड़ी की। और विशेषता कौन बता रहा है? नीला। नीला शब्द है ना। तो क्या है यहाँ पर? ये तो विशेषण हो गया, लेकिन अब ये पूछा है यहाँ पर विशेषण किस प्रकार का है। विशेषण के प्रकार होते हैं भाई, तो विशेषण किस प्रकार का है भाई? साड़ी का क्या बताया जा रहा है? कलर बताया जा रहा है, साड़ी का गुण बताया जा रहा है ना। गुण हो गया ना एक तरह से कि भाई साड़ी कैसी है? नीली है। तो ये आप उसका क्या हो गया? गुण हो गया। तो ये गुणवाचक क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 18 का बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? भाई जो वाक्य लिखा है कि राम सो रहा है, इसमें आपको क्रिया बतानी है। कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक या डी द्विकर्मक। तो देखिए यहाँ पर सोना, हंसना, खाना, पीना, रोना, धोना, ये सभी आपकी जो क्रियाएं होती हैं ये होती हैं आपकी अकर्मक क्रियाएं। कौन सी होती हैं भैया? ये होती हैं आपकी अकर्मक क्रियाएं। तो राम सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में किस क्रिया किस काल का बोध करा रही है? भाई बिल्ली खेल रही है, तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो कौन से काल का बोध करा रही है कि इस वाक्य में कौन सा काल है भाई? ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, बी सामान्य भविष्य, सी अपूर्ण भूत या डी सामान्य भूत। तो देखिए बिल्ली क्या कर रही है? बिल्ली खेल रही है, यानी वर्तमान काल चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है ना। वर्तमान काल क्या हो रहा है? चल रहा है। तो ये आपका अपूर्ण वर्तमान में जाएगा भाई। खेल रही है कंटिन्यूस टेंस है आपका, कंटिन्यूस वाला वाक्य है कि खेल रही है, तो अपूर्ण वर्तमान है, अभी पूरा नहीं हुआ है, पर वर्तमान में काम चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब वह एक सप्ताह बाद आया, ये वाक्य पढ़ा आपने, अब इसमें बताना आपको क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण शब्द होते क्या हैं? तो क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। भाई क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। और क्रिया विशेषण लग गया तो क्रिया की विशेषता, जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण होगा। तो वही छांटना आपको। ऑप्शन आपका वह, बी एक, सी बाद या डी आया। तो देखिए क्रिया कैसे क्या है? हाँ आना। क्रिया कैसी हो रही है? आना। और आए की क्या विशेषता है कि वो बाद में आया। क्या हुआ? बाद, यानी बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया। आने की, आना मतलब क्रिया, क्रिया की विशेषता क्या है? बाद, है ना। तो विशेषता क्या हो गई? बाद। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ हमारे यहाँ पर? बाद हुआ। ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा भाई क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से उपसर्ग नहीं है। भाई जो आपके यहाँ पर शब्दांश लिखे हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन आपका ए बी चिर, सी प्रति या डी इका। तो देखिए ए आपका उपसर्ग होता है। उपसर्ग मतलब जो आपके शब्दों के शुरुआत में लगते हैं, है ना। और चिर आपका ये भी उपसर्ग होता है, प्रति आपका ये भी उपसर्ग होता है, जबकि इका जो होता है ये आपका प्रत्यय होता है। ये आपका क्या होता है भैया? ये होता है आपका प्रत्यय, ना कि उपसर्ग होता है इका, क्योंकि ये शब्दों के बाद में लगता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भाई जो संबंधित शब्द होता है, संबंधित शब्द जो होता है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें प्रत्यय होगा। ठीक है भाई, संबंधित शब्द है, अब इसमें प्रत्यय बताना है। ऑप्शन ए सम, बी हित, सी धित या डी बंधित। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा वो होगा, क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इत। क्या? ये इत होगा, क्योंकि शब्द हुआ आपका संबंध। देखिए संबंध प्लस इत, ये आपका क्या लगा? प्रत्यय लगा। तो संबंध प्लस इत मिलकर के बनेगा आपका संबंधित। क्या बनेगा? संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, इत जो है यहाँ पर ये प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23वां, सलमा घर जाती है वाक्य है। भाई जो वाक्य लिखा है कि सलमा घर जाती है, ये किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी निषेध वाक्य, सी आज्ञार्थक वाक्य या डी इच्छार्थक वाक्य। तो देखिए भाई ये क्या वाक्य कैसा है? सलमा घर जाती है, एक तरह से सीधा सीधा वाक्य है भाई, इसमें कोई का की के या कुछ संबंध वगैरह कुछ ऐसा तो संयुक्त वाक्य हो जैसे उस तरह का तो कोई है ही नहीं, जोड़ा हुआ वाक्य भी नहीं है, और एक ही वाक्य है, दो वाक्य भी नहीं है। क्या है कि सलमा घर जाती है, तो ये सीधा सीधा वाक्य है, तो इसको बोलते हैं आप सरल वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? सरल वाक्य बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सलमा घर जाती है में सरल वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर
25 की तरफ। देखिए भाई ये आपका यहाँ पर भी 23 था और यहाँ पर भी 23 हो गया, लेकिन ये 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, शब्द अनुक्रम में सही वाक्य है क्या भाई? शब्द अनुक्रम में सही वाक्य क्या है? वह एक ऑप्शन आपका ए, वह गरीब आदमी था, बी वह आदमी गरीब था, सी था वह गरीब आदमी, या डी था वह गरीब वह आदमी। तो कुल मिलाकर के ये जो वाक्य है इसको सही वाक्य बताना है कि सही शुद्ध रूप से कौन सा वाक्य लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, वह आदमी गरीब था। क्या भाई? वह आदमी गरीब था, ये वाक्य जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है शब्द अनुक्रम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? जो हमारी रामचरितमानस है उसकी रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन ए खड़ी बोली हिंदी, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, या डी मैथिली। तो देखिए रामचरितमानस जो है उसकी रचना आपकी हुई है अवधी भाषा में। किसमें हुई है भाई? अवधी भाषा में। और लिखी किसने है? किसने लिखी है भाई? तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने आपकी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? भाई जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? कौन सी लिपि में लिखा जाता है उसको? ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि, बी बंगाली लिपि, सी देवनागरी लिपि, या डी तमिल लिपि। तो देखिए हमारी हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि आपकी देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है भाई? देवनागरी लिपि। तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? भाई जो आपका शांत रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है ये बताना आपको। ऑप्शन ए श्रृंगार, बी निर्वेद, सी रति, या डी ग्लानि। तो देखिए शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है आपका निर्वेद। क्या होता है भाई? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। रति किसका होता है भाई? रति आपका श्रृंगार रस का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अब देखिए क्या है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। ये पंक्ति आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी भाई। इस चौपाई में अलंकार है, आपको अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। कि बिन पद चलई चले सुनई बिन काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ऑप्शन आपका ए विषम, बी विभावना, सी असंगति, या डी तदगुण। तो देखिए यहाँ पर अलंकार छांटना है। तो यहाँ पर पहले इसका अर्थ देखिए क्या हो रहा है। बिनु पद चले, भाई पैर नहीं है लेकिन वो चल रहा है। बिनु पद चले और सुने बिन काना, भाई कान भी नहीं है तब भी वो सुन रहा है। और कर बिनु करम, और बिना हाथ के वो काम कर रहा है। और करे विधि नाना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना किसी उसके कारण के कार्य हो रहा है। कारण के बिना किसी कारण के कार्य हो रहा है। भाई पैर नहीं है तो फिर भी चल रहा है, और कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, हाथ नहीं है फिर भी काम हो रहा है। तो जहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा हो वहाँ आपका अलंकार होता है विभावना अलंकार। कौन सा होता है भाई? विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। कौन सा होता है भाई? विभावना अलंकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, यामा के रचयिता हैं। भाई जो आपकी यामा कृति है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी मीराबाई, या डी सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए यामा जो है वो उसके रचयिता हैं वो आपकी महादेवी वर्मा है। कौन है भाई? महादेवी वर्मा। यामा आपकी महादेवी वर्मा की रचना है, और इन्हीं को इसी पुस्तक पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था भाई? यामा जो रचना है इसी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।